वेलकम एवरीवन। अभी जो देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और जो आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिन से एक रकस फैला हुआ है देश के अंदर, और वो ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसको ओआरएन बोला जाता है, वहाँ के एक लाइब्रेरी के बेसमेंट में वाटर लॉगिंग हो गई और जिसके वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो आप वहाँ रहते हो, आपने वहाँ पे लाइव सब कुछ देखा है, आप रियल सिनेरियो को जानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप यू कैन टेल अस द रियल सिनेरियो दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इन ओआरएन। सो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को और लोगों को बताओ कि ओआरएन में क्या ऐसा हुआ, लाइब्रेरी में बेसमेंट में पानी कैसे भर गया और कैसे लोगों की जान चली गई। 3 tragic deaths that have occurred in the past few days. Like इसमें क्या है कि कुछ ऑफिशियल डेटा, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन भी हो रहा है एज पर द तो लोकल। आपको लगता है कि 3 लोग से ज़्यादा की या एग्जैक्टली बॉडी का काउंट क्या है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं, तो डेटा जानबूझ के वो पब्लिकली रिलीज नहीं किया जा रहा है क्योंकि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों की डेथ हुई है? अगर मैं रियल सिनेरियो की बात ऑफिशियल करूं। काउंट तो इसमें रियल काउंट जो है वो, क्योंकि डेटा सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है, वहाँ के जो लोकल्स है वो अभी कुछ तक तो अलग डेटा 3 बता रहे हैं। रिपोर्टेड डेथ या 3 रिपोर्टेड डेथ है एज ड्यू टू ड्रॉनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इनटू द बेसमेंट। वो फ्लडिंग की वजह से आया था। एंड 2 डेथ इसलिए हुआ है, एक आपका डेथ देखोगे, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, ही वाज एलुमनाई ऑफ आईआईसी बैंगलोर, एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एक आप देखोगे सीक्वेंस बना आ रहा है। तो ओआरएन एक इतनी ओवर रेटेड जगह है, वहाँ पे टोटल 5 जो डेथ्स हुए हैं, तो उसमें जो 3 डेथ हुए हैं वो ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ द बेसमेंट। वहाँ पे एक इशू है कि हर साल आप देखोगे ओआरएन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में वाटर एक्यूमुलेशन का इशू आता है। आई वांट टू आस्क एमसीडी, आई वांट टू आस्क द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप जान रहे हो वहाँ पे एवरी ईयर दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज आर गेटिंग क्रिएटेड, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग द बेसिक एक्शन टू कंट्रोल दिस, और आप प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं ले रहे हो? एवरीथिंग जस्ट सैटर्ड आउट विद इन अ नाइट। तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी के किस गलती की वजह से, और क्या वहाँ पे हम पहले व्यवस्था कर सकते थे, जो एक एमसीडी की बहुत बड़ी एक लैग है गवर्नमेंट की एक सिस्टम की, या मैं योजनाओं की पॉलिसीज़ की बात करूं, तो हर साल नए नए पॉलिसीज़ लाए जाते हैं रोड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वाटर ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि जब 3 लोगों की जान चली गई तब लोगों को दिखा कि ये प्रॉब्लम तो भाई हर साल आ रहा था। तो फिर जब लोगों की जान नहीं गई थी, इसके पहले क्या स्टेप्स लेना चाहिए था? और इसके पहले आप लोग जब वहाँ पे रह रहे थे तो आप लोगों को क्या लगा कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? तो आप सबसे पहले तो आप ये बताओ कि वहाँ पे प्रॉपरली ऐसा क्या हुआ बेसमेंट में जिसके वजह से 3 लोगों की जान चली गई, और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं? गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप लेना चाहिए? तो वहाँ पे जब भी आपका रेनी सीजन आता है तो वाटर जस्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड एट दोज प्लेसेस, वो आपके कोचिंग के जस्ट फ्रंट में है। तो जब वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन ऑलरेडी था, ड्यू टू द स्पीड ऑफ द कार वाटर जस्ट फ्लोज डाउन इनटू द बेसमेंट। करप्शन का इफेक्ट आप देख सकते हो, जब वाटर का इतना भी स्पीड नहीं था कि दैट कुड लाइक ब्रेक द गेट, वो भी आयरन गेट को वो तोड़ गया, पूरा पानी वो बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में जाने के बाद लाइक स्टूडेंट्स वेर नॉट अवेयर कि इतने फास्ट तरीके से, इतने फास्ट वेलोसिटी से पानी अंदर आएगा सडनली, या एवरीथिंग अकर्ड सडनली। तो जिस स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं अब तुरंत निकल जाना चाहिए, तो वो लोग निकल रहे थे, और स्टूडेंट्स तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। उनके जो भी बुक्स है, जो भी लैपटॉप्स है, उनको उसमें अपने बैग में एवरीथिंग लाइक उनको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक उनको जो टाइम लगता, वाटर का लेवल इतना हो गया था, few students were able to like escaped away, remaining students who were like getting drawn on that, वहाँ पे आपके सॉकेट्स होंगे, अब पानी ओपन सॉकेट्स होंगे, अब पानी जा रही है, ठीक है। तो पानी जाने के बाद ये तो कंफर्म था कि वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हुए हैं, और ये आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी है, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है। जितने स्टूडेंट्स उसमें रह गए एज पर द ऑफिशियल डेटा 3 स्टूडेंट्स गेट्स ड्रॉन्ड देयर, एंड उसके बाद जो है ये ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे सामने आता है। इनएफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ एमसीडी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने वेदर दे हैव ऑलरेडी लाइक एट इवन वंस दे हैड रेज देयर कंसर्न रिगार्डिंग दिस इशू टू द एमसीडी। और आप एक चीज़ और देखोगे, अगर उन्होंने कंसर्न रेज किया होता
ठीक है. सो जस्ट शो दिस टू द पब्लिक सो दैट पब्लिक गेट अवेयर. स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले की भी गलती है, बिल्कुल गलती है. राइट. बट हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि किसी की जान चली जाए. उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. उन्हें सिर्फ रैंक से फ़र्क पड़ता है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है. right. और कितनी रेवेन्यू जनरेट किया उसने एक साल में, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है. कोचिंग्स आगे भी चलेगी, कोचिंग्स पहले भी चलती थी. जो लोग चले गए उनकी बात लोग अभी 10 दिन करेंगे, बट उसके बाद फिर भूल जाएंगे. वो सिस्टम मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है ये. जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश के यूथ को रोड पे आना पड़ रहा है, वो भी दिल्ली जैसी राजधानी वाले जगह में, उस जगह के हालात को आप देखो. फिर आप बाकी के जो सेंटर्स हैं, हब हैं यूपीएससी के, उसके क्या हालात होंगे फिर. एग्जैक्टली ये मेजर कंसर्न है बिकॉज इंस्टीट्यूट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोरल ग्राउंड्स, एथिकल ग्राउंड्स, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए. देखो अभी इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई, लोग चाहते हैं कि एक बड़ा फेस आए उनके पास और उनके पास कुछ अपने बात को रखे और उन्हें एक भरोसा दे कि अब फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा दोबारा. इस बात की एक एश्योरेंस, एक प्रोबेबिलिटी दे सके. बट अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है. लोगों की उम्मीद तो उनसे है ना. लोगों ने अतिशी सिंह को देख के वोट नहीं किया है, लोगों ने संजय सिंह को देख के वोट नहीं किया है, लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट किया है. बट वो जेल में है और उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ बाइस्ड थिंकर. मैं बस ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो दिल्ली का एरिया है. और अगर वो जेल में है तो फिर कौन लीड करेगा पूरे के पूरे जो मशीनरी सिस्टम है. क्या वो सिर्फ ये 2 लोग चलाएंगे? स्टूडेंट्स को जवाब कौन देगा? स्टूडेंट्स किसको उम्मीद की निगाहों से देखें? क्योंकि दिल्ली के सीएम आप हो, नरेंद्र मोदी नहीं है दिल्ली के. तो यहाँ पे बीजेपी एंड आप इज जस्ट लाइक प्लेइंग द ब्लेम गेम, मिसयूजिंग द ईडी या किसी भी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को आप मिसयूज करके किसी भी स्टेट को जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा था उसको आप ब्रेक डाउन करते हो. तो यहाँ ये डायरेक्ट इन्वॉल्व कौन होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन होता है? वहाँ की पब्लिक इम्पैक्ट होती है. तो आपने एक चीज़ कहा कि लोगों के ऊपर सरकार ने ईडी का मिसयूज़ किया. अब जब ईडी ने रेड मारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनको जेल जाना पड़ा. राइट. क्या वो कानून के तहत था? पहले ईडी ने कोर्ट में केस फाइल किया होगा, कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी होगी, उनके पास क्लैरिफिकेशन आया होगा, नोटिस आया होगा, अरेस्ट करने के लिए सारे पेपर्स आए होंगे, उसको लेके वो सीएम हाउस गई होगी, उसके बाद वो अरेस्ट करके लाई होगी. करेक्ट. अब इसमें आप मेरे को ये बताओ कि एक बहुत बड़ा सवाल है देश के ऊपर कि देश की एनडीए सरकार ईडी की मिसयूज़ कर रही है. तो आप मेरे को बताओ कि अगर मिसयूज़ है तो फिर कोर्ट परमिशन कैसे दे रही है? फिर तो आप ये कह दोगे कि जज भी मिले हुए हैं, अंदर के जो काम कर रहे लोग वो भी मिले हुए हैं, लॉयर्स भी मिले हुए हैं, एडवोकेट भी मिले हुए हैं, बट होल सिस्टम कांट बी करप्ट. जब आप देखोगे ईडी कोई भी नोटिस इशू करती है, यहाँ पे डायरेक्टली कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं रहता है. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जितने भी केसेस के बारे में आप बात कर रहे हो, ये सारे नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के आने के पहले से रजिस्टर्ड है. चाहे आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बात करो, तो बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट आपका एक सर्टेन व्यू होगा कि आखिर हमारे देश की जो मशीनरी है उसको बाद में आपको ही लीड करना है. यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट IAS IPS ऑफिसर, यू विल बी कंट्रोलिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड इन द बिग फ्रेम. आई एम नॉट सेइंग आप वहाँ पे रेड मत मारो, because for like proper functioning of government this must be essential, this is necessary. Okay, ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. करता हूँ इस चीज़ से कि आप देखो कि यूथ को क्या लगता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है, ये हम बात पे आएंगे. पहले आप ये देखो कि जो पिछले 50 साल 60 साल से जो सरकार चल रही थी उस वक्त भी ईडी का यूज़ होता था. लोग उसको भी बाइस्ड कहते थे. आज बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, लोग इसको भी बाइस्ड कह रहे हैं. तो क्या हमारे पास हमेशा से एक ऐसी ही सरकार रही है जो 1947 से लेके 50-51 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ उसके बाद से सब बाइस्ड ही है? मीन्स जिसने भी ईडी का यूज़ किया he is biased. Being a responsible citizen of India, it's our responsibility to question the government. ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हमारे स्टेट में जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल में हो. अन्ना आंदोलन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल को देख के लोगों को यही उम्मीद थी कि ये इंसान बदल देगा सब कुछ, ये इंसान दिल्ली की वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, रोड सही कर देगा, ट्रैफिक जाम से फ्री हो जाएंगे. आज आप देखो यमुना के पानी का हाल देखो, दिल्ली के रोड्स का हाल देखो, ORN का हाल देखो. उम्मीद तो लोगों को थी उनसे, और जब वो आए थे तो मुझे भी लगता था कि हाँ यार ही कैन डू समथिंग ही कैन डू. भले ही मैं उनकी आइडियोलॉजी से उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको फेवर नहीं करता, बट स्टिल ही इज़ एन आइडियन एंड आई एग्री विथ मेनी ऑफ हिज टर्म्स. बट आज किस हाल में है दिल्ली? और दिल्ली जैसे और भी स्टेट हो सकते हैं.
we can't blame a single individual, we can't blame a single person or a single organization. तो हमें पूरे के पूरे सिस्टम को ही ब्लेम करना पड़ेगा। Exactly, that I'm talking बट about. सिस्टम का कोई एक ऑनर नहीं है ना, तो फिर कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? एमसीडी वाले लेंगे। अतिशी मैम आई थी, स्टूडेंट्स उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। Exactly. वो चिल्ला रहे थे कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या वो अतिशी सिंह के लिए कह रहे थे, या वो जो लोग खड़े थे उनके लिए कह रहे थे, या लोग इतने नाराज़ हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से? अब आप एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। अभी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को ब्लेम करेंगे और आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को ब्लेम करेंगे, बट जो लोग नहीं रहे दुनिया में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? How MCD is providing license to those coaching centers जहाँ पे आपके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है? एमसीडी को रूल कौन करता है? मींस एमसीडी comes under GNCT, Government of National Capital Territory of Delhi. CM is Arvind Kejriwal. Yeah, exactly. He is in jail. Yeah. So who is running the government of Delhi? Who is responsible for this death? CM is in jail at this time, but इससे पहले क्या कर रहे थे CM? Isn't CM aware that इससे पहले भी वहाँ पे इस टाइप की वाटर लॉगिंग सिचुएशन अराइज हो रही थी? They must be aware of that. वहाँ पे उनके जो भी लोकल कॉलोनी ओनर्स है, जो भी लोकल कॉलोनी बिल्डिंग ओनर्स है, जो भी वहाँ पे कोचिंग सेंटर के ओनर्स है, they were aware of that. तो वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वहाँ पे इंसिडेंट हो जाए उसके बाद वो आएंगे? आप फ्यूचर में कल को IAS IPS बन जाओगे। कल को जो बच्चे बैरिकेड के उस पार हैं, जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार चाहती हो कि उनको भगा दे, लाठी चार्ज कर दे कि अब बस आप कैसे भी अपने हॉस्टल्स, पीजीज, फ्लैट्स में वापस चले जाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इंसिडेंट हुआ, सब लोग, पूरे देश वाले लोग देख रहे हैं, सारे मीडिया वाले जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, JNU वाले लोग भी आ रहे हैं, DU वाले लोग भी आ रहे हैं, स्टूडेंट यूनियंस आ रही है। बट आज से 1 महीने बाद कौन इस बात की गारंटी देगा कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी? तो जब आपको पता है कि कौन सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ 1000 लोग हैं। Exactly. 14 लाख यूथ हर साल UPSC के फॉर्म को फिल करते हैं और सिर्फ 50% लोग, अप्रॉक्स 5 to 6 लाख एग्ज़ाम में जाते हैं, अपीयर होते हैं, जिसमें से 14 to 15,000 यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डैट कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो फिर ये जो 5-6 लाख लोग एक्स्ट्रा हैं जो हर साल फॉर्म फिल करते हैं, और इनको ज़रूरत क्या है फॉर्म फिल करने की? एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है कि ये वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम UPSC को टेस्ट करना चाहते हैं। क्या नहीं, इसमें ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अपनी शादी से बचना चाहते हैं और 2-3 साल का गैप लेना चाहते हैं, और मोस्टली 20 to 25% ऑफ गर्ल्स they only choose UPSC because of they don't want to get married at the age of 24, 25, 26. They just want 2 years of time कि हमें एक मौका मिल जाएगा दिल्ली जाने का, प्रयागराज जाने का, पटना जाने का, और वहाँ पे हम प्रिपरेशन के नाम पे, और बॉयज़ भी आप 10 to 15% बॉयज़, तो लड़कियों पे एक प्रेशर रहता है शादी का। 24-25 साल होने के बाद उन पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी गलती है, बट इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है? सबको पता है कि 20 से 25% लोग हर साल सिर्फ अपने शादी से बचने के लिए या फिर किसी ना किसी बहाने की वजह से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए UPSC की प्रिपरेशन में आ जाते हैं। लोग होते हैं, ठीक है, सबके लिए जो ड्राइविंग फैक्टर है वो अलग होती है। किसी के लिए ड्राइविंग फैक्टर सेल्फ चॉइस होता है, किसी के लिए ड्राइविंग फैक्टर फैमिली प्रेशर हो सकता है, किसी के लिए ड्राइविंग फैक्टर आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, किसी को सोसाइटी में, या मोस्ट ऑफन लाइक ऑलमोस्ट सभी को सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊपर करना है, इसलिए वो UPSC कर रहे हैं। किसी को मैरिज करना हो, उस स्टेटस में मैरिज करना हो, वो इसलिए UPSC कर रहे हैं। दो इट इज़ नॉट लाइक पीपल जनरली डोंट एक्सेप्ट इट, बट या इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट वो अपने स्टेटस को ऊपर करने के लिए वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द major reason that people are quitting their corporate jobs and coming for this. I'm much thankful to you. Welcome. And I'm much thankful to my college which involved me, which groomed me in such a way to so that I'll be expressing my views over any of the stage. Okay, so आप ORN को एज अ हब कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग माफियाओं ने जो हब बनाया है, आप प्रयागराज एज अ UPSC हब मान लो, या फिर आप पटना को देख लो, या फिर आप ORN की बात करो, मुखर्जी नगर की बात करो, ये हब्स होना क्यों ज़रूरी है?
एक तो वो पहला रीज़न देते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट ऐसे माहौल का मैं क्या करूँ जहाँ पे बच्चों की जान सेफ़ नहीं है। आप पिछले 25-30 साल से देख रहे हो कि ओआरएन एक हब बना हुआ है। देश की राजधानी में इस शर्मनाक घटना का होना इस बात का प्रूफ है कि पिछले 40 साल से जो सरकार दिल्ली में रूल कर रही है, इंक्लूडिंग शीला दीक्षित गवर्नमेंट ऑफ 15 ईयर एंड इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल्स, दे आर ऑल, I can't say the word. So yeah, exactly. Like in the last few years, if you have seen that ORN was definitely considered as the hub of UPSC, and even like many of the नहीं, selected मुझे तो लगता है कि कोचिंग माफियाओं ने हब इसलिए बनाया है कि वो स्टूडेंट से पैसे लूट सके, और आपने फ़ीस को कर दिया 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपने भी यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लिया होगा। Yeah, exactly, Manish. So as you said that ORN was considered to be as the hub of UPSC. So ये तब तक ट्रू था जब तक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चीप डेटा प्लान, इंट्रोडक्शन ऑफ चीप डेटा प्लान एंड कोविड का इम्पैक्ट नहीं था। बट आफ्टर हैविंग दिस टू, ये सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी कोचिंग सेंटर्स है जो भी वो कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, द सेम कोर्सेज आर अवेलेबल एट मच चीपर रेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये इतने अच्छे कम रेट में अवेलेबल है कि दोज हु आर इन द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड दोज हु आर इन स्टडिंग एट ORN, so it is not like there is no any boundary that those candidates won't be preparing well. तो जो रिमोटेस्ट एरिया में है वो भी उस सेम फेस से सेम रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहा है, कर सकता है बिल्कुल। हाँ, सेम रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहा है जो आपके ORN के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ORN में प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, बट अगर मैं ORN की बात करूँ, ORN में आपका ब्रोकरेज जो अमाउंट है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है क्या कि आपको ब्रोकरेज अमाउंट भी पे करना है। एंड प्रॉपर्टी ओनर्स को हम कमर्शियल रेट पे रेंट पे कर रहे हैं, बट हमको फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन टू द स्टूडेंट्स है, एक्सप्लॉयटेशन टू टेनेंट्स है, चाहे वो अर्निंग एम्प्लॉयज़ भी रहे, चाहे वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स हो। राव एस स्टडीज कल की ये जो इंसिडेंट है और उसके जो CEO हैं अभिषेक कुमार गुप्ता, वो पिछले 15 साल से कोचिंग के फील्ड में हैं। क्या उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनके लिए स्टूडेंट्स की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है? या उनको नहीं पता था कि बेसमेंट की अगर आपको परमिशन सिर्फ पार्किंग के लिए मिली है या फिर नॉर्मल सामान रखने के लिए मिली है, तो आप उसको जब एज अ लाइब्रेरी में आपने कन्वर्ट किया, तो आप बड़े बड़े मीडिया के सामने ये एक स्पीच देते हो कि हमें स्टूडेंट्स के सक्सेस से बहुत मतलब है, हम रैंक ला के देंगे लोगों को। आपको भाई उनके जान की ही परवाह नहीं है, आप रैंक कहाँ से ला के दोगे? आपको परवाह सिर्फ पैसे की है और फीस की है। आपने इतना ध्यान नहीं रखा कि सॉकेट निकला हुआ है, पानी आ गया, 3 लोग मर गए। यहाँ पे गिल्टी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस MCD ऑफिशियल्स भी गिल्टी है, जिन्होंने इस चीज़ को पास किया, जिन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया। गलती इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन की भी है कि उन्होंने पर्टिकुलरली उस सेफ्टी नॉर्म्स को, जो भी गाइडलाइंस है, वेदर दे वेयर प्रॉपरली फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस और नॉट। उसके बाद गलती प्रॉपर्टी ओनर्स की भी है और उन ब्रोकर्स की भी है कि यहाँ पे ब्रोकर्स वेयर लाइक मच ग्रीडी इन ORN। ब्रोकर्स वहाँ पे जस्ट दे वेयर लाइक सीकिंग फॉर मनी, कहाँ पे उनको पैसा मिल जाए, वो जस्ट पैसा लेते हैं। उनको उसके बाद वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स के लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वी आर young people, having 50 to 60% of our population is young generation people. So I think in this youth population इतना ज़्यादा है, but still जो population control है, this is the major issue of being this much of unemployment, and this can be the lag, a big lag. I think this can be the big lag. The population control bill must be introduced in Lok Sabha to make it a law. अगर ये लॉ पास नहीं होता है तो मुझे लगता है कि जितने भी हम प्लानिंग्स कर लें, जितने भी हमें रिसोर्स की कमी पड़ जाएगी। तो हम जितने भी प्लानिंग कर लें, गवर्नमेंट कितने भी स्कीम्स ले आए, गवर्नमेंट तो अपनी प्लानिंग करेगी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने को, और एक तरफ ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाए ही जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या है कि देयर आर 54% ऑफ द पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट देयर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 17% टू द GDP। तो ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। जो गैप है, आप गैप को क्लियरली देख सकते हो कि कितना ह्यूज गैप है इसमें।
सो जो स्टेप्स इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये ले सकती है गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चाइना है, चाइना इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू 35% टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वाइल इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 3%। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टेप्स लेना चाहिए, वो कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे। अगर आप देखोगे जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट की आई थी, प्रोवाइड करना चाह रहे थे एक वैसा एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड, वैसा एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड जहाँ पे लोग अपने अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट कर सके, फंडिंग ले सके। डू यू थिंक वहाँ पे कितने लोगों को फंडिंग मिला है? डू यू एवर इमेजिन? क्योंकि लोग जो है वो बहुत कम रेशियो है जिनको वहाँ पे उसके थ्रू फंडिंग मिला है, क्योंकि वो लोग जो है, वो जो जितने भी स्टार्टअप्स है, दे आर लाइक वो लोग रेट टेपिज्म के शिकार हो रहे हैं। सर्टेन कंपनीज की बात करूँ लाइक जेरोदा, जेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसे स्टार्टअप्स हैं। चलो एक सोच का बदलाव आया कि लोग हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, उनमें एक थिंकिंग का चेंज आया आफ्टर 2014 कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। सरकार ने एक सर्टेन प्लान बनाया, स्कीम बनाया, सब्सिडी सिस्टम बनाया है कि कोई भी 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख, कोई भी कैप हो मार्केट का, कितने भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें सरकार 40 to 50% सपोर्ट करती है अपना। तो एक जो थिंकिंग की चेंज होनी चाहिए ना कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ बिजनेस, यू कैन ऑल्सो डू अ स्टार्टअप। तो जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा कि मुझे बिजनेस करना है, तब तक लोग ऐसे ही नौकरी में पड़े रहेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि नौकरी करना कहीं से भी बुरी बात नहीं है, नौकरी बिल्कुल करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि उन्हें इनकी ज़रूरत है। बट ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए। आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये क्रिटिक किया है टुवर्ड्स द एनुअल फाइनेंशियल बजट कि जो बजट है दैट इज़ नॉट लाइक रिलीज इन सच अ वे, और उसमें वो स्टेप्स मेंशन नहीं है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं है। ठीक है, सो दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। नहीं, बट उन्हें मौका मिला था, पी चिदम्बरम जी को मौका बिल्कुल मिला था। और मैं पी चिदम्बरम जी की बातों से बिल्कुल भी अपनी एग्रीमेंट नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था कि यूपीआई के सवाल पे वो हंसे, यूपीआई का मजाक उड़ाया, पेमेंट सिस्टम का मजाक उड़ाया कि अरे ये सब्जी वाले कैसे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करेंगे, रिक्शा वाले कैसे रिसीव करेंगे। आज पूरा भारत ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा है। एक छोटा आप अगर जनरल स्टोर पे भी जाओगे ना, एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनका विजन इस तरीके का है कि वो इंडिया को कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई डोंट एग्री विथ एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। या उनका किसी भी मैं मिनिस्टर की बात करो तो उनका मेन एजेंडा रहता है टू डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक। ठीक है, तो मैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के टर्म से बात नहीं कर रहा। या टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश इस वे में ना किया जाए कि उनको लाइक रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करो। आप देखो कि इस इलेक्शंस में काफ़ी सारे डीप फेक्स वीडियो को सर्कुलेट किया गया। अमित शाह का एक वीडियो सर्कुलेट किया गया जिसमें वो एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे रहे थे, वो एक फेक वीडियो था। तो इस तरीके की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं कि अगर कोई फैक्ट गलत हो उसे रीचेक करना चाहिए और हमें इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। हमें खुद से एक रिसर्च करना चाहिए। मीडिया चैनल्स वाले, यूट्यूबर्स आपको बता के चले जाएंगे, बट आप खुद से फैक्ट चेक नहीं करोगे ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि यू आर 100% श्योर। ठीक है, अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो अगर आप देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, दिल्ली का जो 70% ज़मीन है उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम करके रखा हुआ है। एक तमिलनाडु में 1500 ईयर्स पुराना मंदिर है, उस पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया ही था, फिर आपने तमिलनाडु के मंदिर पे क्लेम कर दिया। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्लेम कर दिया वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 3 सब क्लॉज आर वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है उसे लगता है कि अगर वो वक्फ बाय यूज़र का यूज़ कर सकता है, जो कि मैंने एक्ट का नाम लिया वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, इसमें एक प्रावधान है कि आप वक्फ बाय यूज़र कर सकते हो कि आपको लगता है कि ये सर्टेन एरिया अगर आपके लिए सही है या आप इंटरेस्ट है इसमें या फिर आप काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहे हो, तो आप वक्फ बाय यूज़र एक्ट के प्रावधान का यूज़ करके उस ज़मीन को ले सकते हो। और हिंदूज़ को ये राइट भी नहीं दिया गया कि वो उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सके। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस लॉ को चेंज किया और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को कोर्ट जाने से
कोर्ट जाने का अधिकार ख़त्म कर दिया कि अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट होती है तो आपको पहले वक्फ के ट्राइब्यूनल को फेस करना पड़ेगा और वक्फ के ट्राइब्यूनल जो फाइनल डिसीजन देती है वही डिसीजन मान्य होगा। तो अब आप देखो कि ये कितना बड़ा थ्रेट है लोगों के लिए। लव जिहाद तो एक थ्रेट है ही इस देश के लिए, बट उससे भी बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो वो लैंड जिहाद है। अगर हमारे पास हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कहाँ, हमारे मंदिर कहाँ रहेंगे अगर ये लैंड जिहाद इस तरीके से चलता रहा। और मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार को इसको जल्द से जल्द बदल देना चाहिए और उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आप सोचो कि 70% आप जहाँ पे रह रहे हो उस एरिया को भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम करके रखा है। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमारा संविधान बहुत बचा रहना चाहिए, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हमारा संविधान से ही देश चलेगा, हमारा देश सिर्फ संविधान से चलेगा, ठीक है। आप देखो ये ऐसा कानून जो हमेशा पिछले 70 साल से हिंदुओं के अगेंस्ट में रहा, आप भी एक हिंदू हो, मैं भी एक हिंदू हूँ, और हमारे साथ ये एक एक्ट को बना के किसी भी सरकार ने किया हो, ये क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे यही मोटिव है कि भारत को बांग्लादेश के कगार पे ले जाना। आप देख लो रसिया यूक्रेन वॉर, आज बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल है, और जितने भी पूरे दुनिया में वॉर्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हो और हिंदुइज़्म को फॉलो करने वाला आदमी कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाएगा, और हिंदुइज़्म को ही डायरेक्ट करना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि दुनिया को शांति के मार्ग पे कैसे ले जा सकते हैं। सनातन इज़ दी ओनली धर्म, बाकी सारे मजहब हैं। आप देखो बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम करके रखा हुआ है। तो अयोध्या केस में भी उन्होंने चाहा था कि मैं इसको वक्फ की प्रॉपर्टी बना दूं। तो हिंदुइज्म को मैं जस्ट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं हिंदुइज्म को जीता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी और डेली बेसिस पे है, क्योंकि आज के डेट में जो हनुमान चालीसा को रिसाइट करने में लोग शर्म महसूस करते हैं, बट आई यूज टू रिसाइट इट ऑन डेली बेसिस। और सेम टाइम में अगर आप देखोगे आज के डेट में जो सावन का टाइम चल रहा है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द ट्रेडिशन दैट इज गोइंग ऑन सिंस लाइक सेंचुरीज। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि लोगों के मन में एक पर्टिकुलर चीज़ लाइक रिलीजन को फॉलो करने में, वो रिलीजन को फॉलो तो कर रहे हैं बट एट द सेक ऑफ जस्ट फॉर द शोकेस, नॉट फ्रॉम देयर इंटरनल बिलीफ। मैं रिलीजन को और साइंस को यहाँ पे एक तरीके से इंटरलिंक करने की कोशिश करूँगा। हिंदूज हम फॉलो करते हैं कि घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। देयर आर 3 प्लांट्स जो आपका 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसलिए हर घर के आंगन में हिंदू हम वो तुलसी का प्लांट लगाना एक ट्रेडिशन इसलिए फॉलो हो रहा क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। बिल्कुल। अब बात हुई वक्फ बोर्ड की, दिस इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न। कल को अगर वक्फ बोर्ड आपके ज़मीन पे क्लेम कर दे, लेट्स एज्यूम कि झारखंड गए वो और आपके ज़मीन पे क्लेम कर दे, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस। आपको जाना पड़ेगा वहाँ से, यू हैव टू गो टू द ट्राइब्यूनल ऑफ वक्फ बोर्ड ओनली, और उनका डिसीजन लास्ट होगा, और सारे जो मेंबर्स होंगे वक्फ के ट्राइब्यूनल के वो सब नॉन मुस्लिम्स नहीं होंगे, वो सब मुस्लिम्स ही होंगे। डेफिनेटली दिस इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न। गवर्नमेंट को एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, बिकॉज एज एन एस्पिरेंट मैं जो अकॉर्डिंग टू जो डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, मैं उस बेसिस पे बात करूँगा। तो एक जो स्टेप्स एक पर्टिकुलर स्टेप जो गवर्नमेंट को फॉलो करना है, वो एक कमेटी का फॉर्मेशन करे, कमेटी को एक सब्सटेंशियल डेटा मिले, उस डेटा के बेसिस पे कमेटी एक एनालिसिस कर सके, और उसके बेसिस पे जो लॉ है, लॉ के लिए वो प्रपोजल डाल सके कि ये लॉ पास होनी चाहिए, यहाँ पे ये लूप होल्स है एंड दीज लिमिटेशंस मस्ट बी लाइक सॉल्व थ्रू दीज स्टेप्स। तो वो कमेटी का रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ सॉल्व होना चाहिए। बिकॉज अभी देखो कि सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 and 3 स्पेशली प्रावधान लाया गया और उन्हें ये पावर दिया गया कि अगर वो घर खाली नहीं कर रहे हैं तो आप सोचो कि एक फैमिली जो गरीब है, जो एक छोटे जगह से बिलोंग करता है, उसके प्रॉपर्टी पे कभी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, ठीक है, तो वो गरीब फैमिली क्या करेगा? कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वो किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं, फिर हिंदुओं की बात को सुन कौन रहा है? और ये चीज़ 2013 में ही चेंज करने की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उन्हें पता था कि नरेंद्र मोदी सरकार आने वाली है और इसके बाद हमारा सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, जो भी वक्फ बोर्ड की सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप आर्टिकल 29 और 30 की बात करो तो वहाँ पे क्या है कि माइनॉरिटीज़ को एक राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ है, सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली दे कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स है जो आर्टिकल 29 और 30 में प्रोवाइड किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू से ही एक ऑब्जेक्टिव रहा है
नॉट लाइक किसी भी कम्युनिटी को ये चीज़ फील नहीं करवाना है दैट दे आर नॉट बिलोंगिंग टू आवर कंट्री। जो कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम, कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए जिसने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों कम्युनिटी का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फ्रीडम टू इन द फ्रीडम मूवमेंट दैट वाज गोइंग इन द कंट्री। और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो ड्रास्टिक फेज रहा है जो हमारी कंट्री गुजरी है उस चीज़ से। अब्दुल हमीद सर की बात करूं या फिर मैं अपने एक्स प्रेसिडेंट सर की बात करूं, APJ अब्दुल कलाम, तो अगर देश के लोग ऐसे हों तो हमें सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वी जस्ट लव देम अनकंडीशनली। और थाउट भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नहीं, बट आप एक चीज़ देखो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप जब उनके लॉज को पढ़ोगे, जो उनका लॉज बुक है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एनीबडी हु बिलीव्स इन अल्लाह, वो अपनी कैन डोनेट देयर ओन प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अल्लाह टू दी वक्फ बोर्ड। तो इसको इन लोगों ने चेंज करके वहाँ से ओन को हटा दिया, सिर्फ प्रॉपर्टी रहने दी। इसका क्या मतलब हो गया कि अब आप किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। जब आपने ये सोचा कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो, फिर वो थॉट कहाँ गए कि हम लोग भाई भाई हैं? वो थॉट तो रहा ही नहीं ना। आप लोगों का घर ले रहे हो। हमारे कंट्री में आप एक ही देखोगे, यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये बोला जाता है। उससे नीचे जितने भी लॉज हैं, अगर आप वक्फ बोर्ड में जो भी उनके कम्युनिटी की जो भी लॉज बता देना चाहूँगा कि आप बीइंग अ DM इन फ्यूचर, यू डोंट हैव एनी राइट क्लेम एनीथिंग और टेक एनी एक्शन अगेंस्ट वक्फ बोर्ड। आप सोचो कि आप कैसा फील करोगे। आप एरिया के DM हो, लोग परेशान हैं, एंड यू डोंट हैव द पावर, एंड दिस पावर इज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट। But I would be having power to put forward my views and what are the like suggestive measures that could be taken to improve the conditions of like those who are affected people। तो यहाँ पे एक मेरे पास ये पावर रहेगी कि गवर्नमेंट को, बीइंग अ अथॉरिटी, मैं गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचा सकूँ कि यहाँ के लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए। और वो फिर बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास ये पावर है। उसके बाद लेजिस्लेटिव के पास ये चीज़ पावर है कि वो एक पर्टिकुलर लॉ को फ्रेम कर सके या एक अमेंडमेंट ला सके, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी रिलीजियस लॉज है, जो भी आपके लाइक स्टेचुअरी लॉज है, वो सारे स्टेचुअरी लॉज मीन्स जो पार्लियामेंट पास कर रहे हैं, इवन इफ दिस लॉ वुड हैव बीन पास्ड विद द पार्लियामेंट, लाइक डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो आफ्टर 90s to 2015 there is a decline in Hindu population of 7.82%. Okay. So what your perspective over this कि हिंदू population क्यों कम हो रहा है? और तो अदर मजहब के लोगों का population बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बंगाल का एग्जांपल दूं, मैं आपको हैदराबाद का एग्जांपल दूं, या फिर मैं आपको जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दूं, इन सभी जगह पे कभी ना कभी हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन में थे। बट आज ऐसा क्या सिनेरियो हुआ कि ये लोग कम होते जा रहे हैं? और आप देखो कि सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों को इतना धोखा दिया जाता है, इतने गलत चीज़ें अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में डाली जाती है। और सेकुलरिज्म मेरे हिसाब से एक कन्वर्ट करने का जरिया है कि आप हिंदुइज़्म पे अपना फोकस हटा के, आप हिंदुत्व के प्रैक्टिसेस को छोड़ के आप सेकुलर हो जाओ। मीन्स आप उन सारे प्रैक्टिसेस को करना छोड़ दोगे तो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले कहलाओगे, मॉडर्न कहलाओगे। तो आपको लगता है कि हमारा यूथ धर्म से जितना दूर जाएगा, वो उतना अपने लाइफ के मोटिव से, अपने एम से, अपने सपनों से दूर होता जाएगा। सडन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में नहीं रहेगी तो ये देश कभी भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाएंगे अगर अदर मजहब के लोगों का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो गया। तो ये देश सेकुलर तभी तक है जब तक हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। तो इंडिया में ये माना जाता है कि जब आप फैमिलीज़ की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ हर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है और इंडिया को प्रभु श्री राम के नाम से ही जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप यहाँ हिंदूज़ की पॉपुलेशन इफ़ दैट आर डिक्लाइनिंग, सो दैट इज़ रियली अ कंसर्न। दिक्कत ये है कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैन्स का पॉपुलेशन भी कम हो रहा है। जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम हुई है, हिंदू की भी कम हुई है। बट बढ़ सिर्फ एक सर्टेन पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों का रहा है। मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ है। आप देखो, इन सब का मोटिव यही था कि हम भारत जाएंगे
कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे, कन्वर्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉन्वेंट। उनका मोटिव ही है कन्वर्ट करना, फादर्स पे भरोसा करवाना, चर्चेज़ पे भरोसा करवाना। ये जो कैंडल जलाने की परंपरा है वो हमारे देश में कहीं से भी नहीं थी। हमारे देश में तलवार उठाने की परंपरा थी। तलवार उठाने की परंपरा को छोड़ के लोगों ने मोमबत्ती जलाना सीख लिया। ये कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो रीज़न इज़ दैट दे आर नॉट मच एजुकेटेड, दे आर नॉट मच कंसर्न टू वर्क इन द फेवर ऑफ लाइक कंट्री। तो अभी आप देखो कि जो सीए और एनआरसी इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बंगाल में, आसाम में, वहाँ पे इशू ये है कि जब आज़ादी के टाइम पे मुस्लिमों को दे दिया गया था एक देश अपना, तो जो बाकी के अलग अलग इमिग्रेंट्स हैं जो इंडिया में एंटर कर चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इसमें ऐसे लोगों को हम जगह क्यों दें जो हमारे देश से जा चुके थे? हम ऐसे मजहब के लोगों को क्यों जगह दें जिनके लिए ऑलरेडी उस टाइम के लोगों ने बनवा दिया एक अलग देश? तो फिर हम सिर्फ हिंदूज़ को, जैन्स को, पंजाबियों को क्यों ना शामिल करें उसमें? और सीएए एक नागरिकता देने वाला कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसको बार बार क्लैरिफाई किया गया पार्लियामेंट में, बट बार बार ये भ्रम फैलाया गया देश के लोगों के सामने कि सीएए नागरिकता ले लेगी। तो अगर हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए पूरे देश में। तो ये कौन है ये लोग जो चाहते हैं कि हिंदुओं को नागरिकता ना मिले? और अगर हिंदुओं को नागरिकता मिल गई तो उनका कहना है कि हिंदू पॉपुलेशन का राइज होगा। और जब हमारे गवर्नमेंट ने एनआरसी इंट्रोड्यूस किया तो इसके ऊपर भी बहुत सारे मिसबिलीव को फैलाया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया गया। एनआरसी मींस नेशनल रजिस्टर। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में होते हो, आपका एक अटेंडेंस सीट होता है, एक रजिस्टर होता है, उसमें क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम होते हैं। उसी तरह से देश का एक डायरी होगा जिसमें हर इंसान का, हर इंडियन सिटीजन का नाम, डिटेल्स, एड्रेस और उसका घर कहाँ है, वो किस कंडीशन में रह रहा है, कहाँ रहता है वो, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स होगी। एनआरसी विल कंटेन द डिटेल्स ऑफ दैट ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया। लोगों को और सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों को सीएए से भी दिक्कत है और एनआरसी से भी दिक्कत है। तो फिर ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर आप भरोसा ही नहीं करना चाहते हो तो फिर आप किस चीज़ पे भरोसा करोगे? ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा, ये देश सिर्फ हमारे संविधान से चलेगा। ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ बोर्ड को परमिशन दिया, वक्फ बोर्ड को लाइसेंस दिया, वक्फ बोर्ड को बनाया, आज वो लोग हाथ में अपने संविधान की किताब को लेके संविधान चिल्ला रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशल वर्ड को ऐड किया। ये संविधान की आत्मा है, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। आपने संविधान की आत्मा को बदल दिया। संविधान की आत्मा को बदलने वाले लोग आज संविधान को हाथ में लेकर और संविधान चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इलीगल इमाइग्रेंट है तो उनसे प्रिवेंट करना है इंडिया को, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो मिल रही है, तो इलीगल माइग्रेंट्स ने अपना वोटर आईडी क्रिएट करवा लिया है और वोटर आईडी क्रिएट करवाने के बाद वो लोग जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है उस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। और सिमिलर एक ये भी इशू है कि यहाँ पे लोगों में टेररिज्म हो गया या सेडिशन हो गया, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनली सेडिशन को फैला भी रहे हैं और टेररिज्म का कॉज भी बन रहे हैं। अभी आप देखो ना कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एरिया में प्रोटेस्ट हो रहा है सीए और एनआरसी के ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में जो थिंकिंग दबा हुआ है, सोच में प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है कि हिंदुओं को क्यों, वाई फॉर हिंदूज़। बहुत सहा है हिंदुओं ने, अब सहने की सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अयोध्या हमने ले लिया, काशी मथुरा भी ले लेंगे, क्योंकि कब तक हिंदू बर्दाश्त करते रहे? यू आर अ हिंदू, आई एम ऑल्सो अ हिंदू, आई एम अ मैड हिंदू, आई एम अ मोर मैड हिंदू देन बाला साहेब ठाकरे, माइट बी। आप देखो पार्लियामेंट में सेंगोल रखा गया जो तमिलनाडु के ट्रेडिशन को दिखाती है। आप लोगों जब लबासना जाओगे तो आप लोगों को भारत दर्शन करवाया जाएगा। उसमें आप लोगों को इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बताया जाएगा, कल्चर्स के बारे में बताए जाएंगे। उसमें तमिलनाडु के कल्चर्स के बारे में भी बताया जाएंगे, बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि सेंगोल के हेड पे हमारी गौ माता विराजमान है, गाय माता विराजमान है। दिक्कत यहाँ है मान्यवर, दिक्कत की वजह ये है, आपको सेंगोल से दिक्कत नहीं थी, आपको दिक्कत थी उसके ऊपर जो गौ माता विराजमान है वो क्यों है। वाई हिंदूज़, वाई फॉर हिंदुइज़्म। ये देश राम का है और राम का ही रहेगा। अगर हम हिंदुइज़्म कल्चर से नहीं चलेंगे तो क्या ये देश हमारा किस कल्चर से चलेगा? तो आप भी एक हिंदू हो, आप अपने घर पे जय श्री कृष्णा बोलते हो। आर्टिकल 29 एंड 30 में देखोगे तो जो माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स प्रोवाइडेड है, माइनॉरिटीज़ को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो एट दैट टाइम मुस्लिम वाज कंसिडर एज अ माइनॉरिटी ग्रुप। तो अगर हम उनको वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम एक उनके व्यूज़, उनके
कल्चरल उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ को फॉलो करने की अगर हम लाइक थ्रू फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या IAS IPS सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं लोग कि पावर आ जाए और साल का, आप समझ रहे हो कि आजकल कितने सारे IAS IPS करप्ट हो रहे हैं। आप पूजा सिंघल की बात कर लो, या अभी आपने देखा होगा एक पूजा खेड़कर ने फेक सर्टिफिकेट्स बनवाया। तो ऐसे जो भी मुद्दे हैं, जब लोग ORN आते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं अपने समाज को बदल दूंगा, मैं अपने गांव को बदल दूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम करूंगा। ऐसे लोग कहाँ हैं? वो बाहर क्यों नहीं आते IAS IPS बनने के बाद? वो कहाँ भूल जाते हैं जिस बिहार से तुम निकले, जिस मध्य प्रदेश से तुम निकले, जिस उत्तर प्रदेश से तुम निकले, जहाँ की तुमने गरीबी फील की, जहाँ की तुमने किसानी देखी, खेती देखी, और तुमने एक सपना सजाया कि तुम UPSC की प्रिपरेशन करोगे और अपने गाँव समाज को, अपने डिस्ट्रिक्ट को बदलोगे। वो तो कभी वापस लौटे ही नहीं ना। या एग्जैक्टली मनीष, तो यहाँ पे एक सबके लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि सबके लिए ड्राइविंग फैक्टर से वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए मनी भी ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है, दैट हैज़ गिवन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू प्रिपेयर फॉर वन ऑफ द मोस्ट एशियाज विच इज़ कंसिडर्ड एज द एशियाज टफेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, और लोग कर भी रहे हैं। नॉन हिंदूज जो हैं इस देश में, वो आप देखोगे कि हमेशा से ही एक पार्टी से इंटैक्ट रहे। बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट, आपको क्या लगता है कि इस देश के सर्टेन पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ का किसी एक पार्टी से अलाइन होकर चलना सही नहीं है? तब जब पिछले 70-60 ईयर्स से आपके लिए वैसा काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो फिर भी एक सर्टेन पार्टिकुलर कम्युनिटी अलाइंड है उस पार्टी से। काफ़ी ट्रैजिक इंसिडेंट जब वारन में हुआ, आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स वे रीचिंग देयर टू टेक द इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट्स। उससे पहले वो कहाँ थे? जब एक बात आपने नोटिस किया होगा, राइट, यू आर UPSC एस्पिरेंट एंड यू मस्ट नो दिस फैक्ट, कि आपने किसी भी ऐसे मीडिया चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखा होगा वहाँ पे जाते हुए जो कि गवर्नमेंट के लिए, मैं ऐसा कहूँ कि ना वो न्यूट्रल है ना वो सपोर्टिव है। मीडिया चैनल्स को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, अप्रिसिएट भी करना चाहिए और नॉन अप्रिसिएट भी करना चाहिए। तो ऐसे सर्टेन ग्रुप ऑफ चैनल्स, जैसे आप, मैं द वायर का एग्जांपल ले लूँ, मैं ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स का एग्जांपल ले लूँ, आप देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी वीडियोज़ हैं, मेजोरिटी ऑफ द फैक्ट्स आर, आई डोंट थिंक, रिलेवेंट टू द एवरी पीपल हु इज़ लिविंग इन इंडिया, डोंट कैटर द फैक्ट्स टू ऑल द आइडियोलॉजी। मीन्स उसकी जो फैक्ट्स है वो हर आइडियोलॉजी को कैटर नहीं करती है, वो एक सर्टेन टाइप से एक फ्रेम में बात करता है वो, राइट। तो मैंने किसी भी मीडिया चैनल्स को या ऐसे यूट्यूबर्स को नहीं देखा उस जगह की या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को ब्लेम करते हुए कि 3 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग रवीश कुमार, ध्रुव राठी एंड ऑल दीज सर्टेन ग्रुप ऑफ मीडिया चैनल्स, दोज वर्क्स आफ्टर गेटिंग टूल किट। सो आप एक UPSC एस्पिरेंट हो, आपके हाथ में फ्यूचर में ऐसे केसेस आ सकते हैं, तो आप अपना एक सर्टेन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बताओ। जब लोग वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के नीचे पहले वो कमेंट देखते हैं कि कमेंट में क्या है। अगर कोई वीडियो ख़राब है, कमेंट उसका सही है, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये वीडियो सही है, मैं उस चीज़ को गलत वे में इंटरप्रेट कर रहा था। एक मिसअंडरस्टैंड करने वाला सिचुएशन है, लोगों को थोड़ी सा ग्रो अप होके सोचना पड़ेगा, ये आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये बातों में मत, ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पे एजुकेशन पे गवर्नमेंट उतना ज़्यादा एम्फेसाइज करे। ओके, सो मैं एजुकेशन पे आता हूँ कि अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ आपसे, इस देश के 80% अनएम्प्लॉयड लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। अगर 100 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 80% लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। वो 5 साल, 6 साल, 7 साल से जॉब की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पटना में रह रहे हों, चाहे वो प्रयागराज में रह रहे हों, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हों, चाहे मुखर्जी नगर में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हों। यही हाल है। लोगों का अगर इंक्लिनेशन किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए है या एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस, जो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या स्टार्टिंग से जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और स्टार्टिंग से उनके पास जो भी फैसिलिटीज़ उन बेसिस पे नहीं मिल पाई है। वन सिंगल प्लेटफॉर्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया है बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड उसमें क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तब जाके आपको वो डेटा मिलता है, ठीक है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका सारे पॉलिसीज़ जो है वो लिस्टेड आउट रहा है। अगर कोई चेक करना जाए कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कितने बेनिफिशियरीज मिले हैं, उसके स्टेप्स क्या है, तो ये मुझे लगता है कि आफ्टर 2014
गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम्स योजनाएं लॉन्च, प्रधानमंत्री के जितने सारे अलग अलग योजनाएं हैं, उनके लिए एक सर्टेन वेबसाइट बनाया गया है। पहले क्या होता था ना कि बहुत मुश्किल होती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो कौन सा कागज़ बनवाएं, कौन से पेपर्स रखे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट अब हर चीज़ के लिए, जैसे अगर किसी को सब्सिडी लेना है, वो उस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकता है, उसे पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है, उन्हें कब कहाँ आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो ऑनलाइन अपलोड हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया। अगर मैं डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, वी हैव सीन अ ह्यूज हाइक इन स्टार्टअप इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोसेसेस। सो उसकी वजह से जो हमारे रोज़ के ट्रांजैक्शंस हैं वो बिलियंस में हो रही है, और हमारा पेमेंट सिस्टम आज दुनिया का सबसे मैं कहूँ कि एक सुपर पावर पेमेंट सिस्टम है। लैक्स अभी भी होंगे बहुत सारे, वो फ्यूचर्स में इंप्रूव हो जाएंगे, बट अभी के लिए अगर आप देखो, इंडिया की जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, दे हैव सीन अ ह्यूज हाइक। इंडिया इज़ बिकमिंग द फ्यूचर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अवर पीएम इज़ ऑल्सो, उनका एक एम है एंड उनका एक विज़न भी है कि हमें इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब इंडिया को सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट ही नहीं, ग्लोबल सुपर पावर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए चाइना एक थ्रेट है। भारत एक ऐसे जगह पे खड़ा है कि अगर दूसरे देश लाइक यूएस की अगर हमारी टेक्नोलॉजी ले, गूगल को बंद कर दे, माइक्रोसॉफ्ट को बंद कर दे, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अगर उनको बंद कर दे तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ग्लोबल पावर बनने की जहाँ पे बात आती है, सो लाइक वी आर हैविंग अ ड्रीम टू बिकम द ग्लोबल पावर, बट इन ऑर्डर टू बिकम द ग्लोबल पावर देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ। उसमें क्या है आपका, जो भी कौन सा स्टेप्स हम ले सकते हैं, बिकॉज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट पे हमको ध्यान देना है। जो आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, लाइक ट्रेंड इज़ अबाउट मशीन लर्निंग, एआई, इस पे या एग्जैक्टली आफ्टर स्टेइंग इन ORN जस्ट आई वाज द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय बैच। तो उस टाइम क्या था कि मुझे एक ऐसा इनर सेटिस्फैक्शन मिलने लगा जब बैच का प्लेसमेंट हो रहा था, हर एक स्टूडेंट का जब प्लेसमेंट होता था। जितने भी ORN के प्रॉब्लम्स थे हमने सबको डिस्कस किया। हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, हमने कैरियर ट्रांजिशन की बात की, हमने धर्म की बात की, हमने हिंदुइज़्म की बात की, हमने कैसे हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों की बात की। और अब मुझे लगता है कि इन सारे बात करने का मोटिव सिर्फ बात करना नहीं होना चाहिए, वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। इससे लोगों में एक मैसेज आना चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए कि वी नीड चेंज। 500 सालों तक हमने बहुत इंतज़ार किया, अब हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब हम डिसीज़न चाहते हैं। बात बहुत हो गई, अब हमें दिखना चाहिए रोड पे कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहा है, क्योंकि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमें हमारा काम हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, हमारे ट्रेडिशंस अच्छे होने चाहिए, हमारे मंदिरों की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, हमारे जितने भी स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिसेस है उनको प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो उन्हें सेकुलरिज्म की तरफ ढकेला ना जाना चाहिए। सबको राइट होना चाहिए अपने हिसाब से चूज़ करने का। अगर कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसका मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है कि वो उसके धर्म में, उसके मजहब में वही चीज़ चलता हो। ओके, सो ये काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी स्टूडेंट्स के वॉइस को उठाओ, उनके वॉइस बनो और ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व रहो। ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए जिस पे ग्राउंड लेवल पे काम दिखे रियली में, सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच नितेश फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मनीष, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ प्लेटफॉर्म।